Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today being a Sunday, we'll also be taking calls from your listeners on mutual fund and related issues. You can call us on our direct numbers 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. Our numbers are 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. And please dial 011 as the STD code before these numbers. I'm Arjun Chaudhary and with me my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक खबरें आप तक लाएंगे। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमें फोन करके म्यूचुअल फंड से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में आमंत्रित हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। और अब शुरुआत में हेडलाइंस के साथ हैं अर्जुन चौधरी। Country's pharma exports jump over 18% to $24 billion in the last fiscal. Gold imports surged 23% to $34.6 billion during the previous fiscal. And foreign portfolio investors pull out over 4,600 crore rupees from the Indian capital market so far in the month of April. पिछले वित्त वर्ष में भारत के दवा निर्यात 18% से अधिक का उछाल दर्ज करते हुए $24 अरब पर पहुंचे। सोने का आयात पिछले वित्त वर्ष में 23% की भारी वृद्धि से $34.6 अरब रहा और विदेशी निवेशकों ने अप्रैल में अब तक भारतीय पूंजी बाजारों से 4,600 करोड़ रुपए से अधिक की राशि निकाली। In our top headline story, India's pharmaceutical exports jumped over 18% to $24.4 billion during the last financial year in comparison to the 2020 fiscal year. According to the Pharmaceuticals Export Promotion Council of India data, North America was the largest exporting region for Indian pharmaceutical companies with more than 34% exports to the region. Country-wise, exports to Canada registered the highest growth of 30%, followed by South Africa at 28%. US and Mexico also recorded a healthy growth of 12.6% and 21.4% respectively. धीरेन्द्र, क्या कहेंगे आप? ये जो एक्सपोर्ट फिगर्स आए हैं, ये क्या दर्शा रहे हैं भारत के जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसकी स्ट्रेंथ के बारे में? ये जो कुछ भी है और होने क्या वाला है इसके बारे में बड़ी अनिश्चितता है। ये जो भी नंबर है इससे हमें कोई लेसन नहीं लेना चाहिए या ये कोई पॉइंटर नहीं है, क्योंकि अभी जितने रफ्तार से जो स्थिति बदल रही है, हर एक आर्थिक स्थिति ही नहीं, जो इसका असर होने वाला है लॉकडाउन का और इनका ये पिछले 5-7 दिन में जो स्थिति बदली है और जिससे कारोबार लॉकडाउन के घेरे में आ रहा है, ये इससे हमें कोई कॉन्सोलेशन नहीं देना चाहिए। सो वेट एंड वॉच की अभी सिचुएशन है। जी। यूपी से रिंकी तिवारी हमारे आज के पहले कॉलर हैं, उनका हम स्वागत करना चाहेंगे। अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैम। नमस्कार, बताएं क्या पूछना चाहते हैं? आपके साथ में जो सर है उन्हें भी मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। जी मैम, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कि आप बोल रहे थे कि फंड के बारे में अगर कुछ जानकारी लेना चाहें तो कोई भी कॉलर कर सकता है फोन, ठीक है? तो इसके पहले आप बताइए कि ये होता क्या है, आप इस पे थोड़ा अगर प्रकाश डालेंगे आप बहुत बहुत धन्यवाद। जी, म्यूचुअल फंड क्या होता है जानना चाहती हैं? बड़ा बेसिक इनका सवाल है। बेसिक सवाल कि आप जब आप बचाते हैं, आप कमाते हैं, कुछ पैसा बचाते हैं और उसका आप निवेश करते हैं
और जो भी आप निवेश करते हैं उसको निवेश करने का आपके पास बहुत सारा जरिया है। आपके बैंक में पैसा पड़ा रहता है, वो आपका सेविंग बैंक अकाउंट है। आप किसी खास अवधि के लिए करते हैं, वो आपका टर्म डिपॉजिट है। जब आप बाजार में पैसा लगाना चाहते हैं तो आपके पास एक जरिया है कि आप स्टॉक मार्केट में जाएं और पैसा लगाएं। दूसरा जरिया है कि आप एक म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं जहां पे कोई और व्यक्ति आपके लिए वो निवेश करेगा। ये इक्विटी म्यूचुअल फंड है। आप जब किसी ऐसे फंड में पैसा लगाते हैं जो सारा पैसा अपना बॉन्ड में लगाता है, वो डेट फंड है। आप किसी ऐसे फंड में पैसा लगाते हैं जो बहुत कम दिनों की अवधि वाले, बहुत कम दिन में एक्सपायर करने वाले मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में केवल पैसा लगाता है, तो वो लिक्विड फंड है, ओवरनाइट फंड है। वैसे फंड जिसमें कि जोखिम बहुत कम होता है। और यहाँ पैसा लगाने का आपको एक दो फायदा है। एक फायदा ये है कि आपको बाजार की जानकारी नहीं है और आप बाजार में पैसा लगाना चाहते हैं, तब भी आपके लिए लगाना संभव होता है। कोई पैसा आपका देख रहा होता है जिसको जानकारी है। दूसरा, आप तेजी से आप अपना पैसा डाइवर्सिफाई करते हैं। रिस्क कम करने का एक सीधा और सरल तरीका ये है कि आपके पास जो भी पैसा है उसको अगर आप एक कंपनी में न लगाएं, मेथोडिकली अगर उसको आप स्प्रेड करके लगाएं तो आपका रिस्क कम होता है। इस रिस्क को कम करने के लिए अगर आपके पास 2-4-5 रुपए ही लगाने को है तो उसको कैसे करें? म्यूचुअल फंड में आप लगाते हैं तो लगाते ही आपका पैसा 20-30-40-50 कंपनी में वो स्प्रेड हो जाता है, तो रिस्क कम होता है। कोई व्यक्ति जो कि इसके लिए जिम्मेवार है वो आपका नजर देख रहा है। इसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि ये खर्चे के साथ आता है। इस सुविधा के लिए आपके पैसे का आपके पैसे का एक छोटा सा भाग 0.10 मतलब 1% का 1.5% का से लेकर के 1.25% तक सालाना खर्चे पे आपकी म्यूचुअल फंड उपलब्ध होता है। इसलिए इसका खर्चा होता है। तो यही है म्यूचुअल फंड। Our next caller is Arun from Delhi. Arun, a warm welcome to you on Market Mantra. Please ask your question to the expert. Thank you very much, Market Mantra team. I have always seen the advice of Dhirendra ji that not to see market, but see your requirement for redemptions and for investment. So I saved a lot of money in the last March when the market was down. Should I go ahead with the same philosophy now at this moment also? Because again, the market is going down. And the second question is, I wanted to know some fixed income group funds. Thank you. Yes, I keep saying that, it doesn't matter what the state of the market is, but you should be guided by your needs. And so take a stock of your needs. But as I said that, as I keep saying, there are two things which one should try and do, which is be guided by your needs. One, if it is your long-term money, you can well remain invested. But at the same time, I suggest that, work on some asset allocation. Any investor investing in equity also should have some fixed income allocation, whether it be 10%, 20%. And what has happened in the last 1 year, if you decided to invest in equity to the tune of 80%, 70%, 60%, then that 80, 60 or 70% would have become, 90% now. Maybe time to... So it is important, it is useful that when a market move happens very dramatically, you should take some action to restore your allocation. With that in mind, maybe take some money off. If you didn't have a plan, then maybe make a plan right now and implement that. I'm sure that, this what is happening in our life or in our surroundings is going to cause significant turbulence, turmoil as well in the market at some point. But when that point will be, how big it will be, how long will it linger, we don't know. So that is, and at the same time, markets will not come, will not bring it to an end. Things will get bad, and for some companies it will remain bad. Things will be quite mixed for different companies. It will vary from company to company. As we have witnessed in the last one and a half years, that things were good, things became, in last March, markets went on a free fall, then made a consistent recovery. And today the market is still at a stage as if nothing happened. And what we are witnessing, depending on your own understanding, I would say that be guided by your needs, do some rebalancing if need be, and otherwise don't look at market very closely in these times. एक और उनका सवाल था फिक्स्ड इनकम ग्रुप फंड्स को लेकर।
Good fixed income fund, depending on what is your type, because there are different fixed income funds which one should consider when investing for the long run or investing for the short run. And I think I can suggest some. It is important that you err on the side of caution when it comes to investing in fixed income fund. Don't take a lot of risk. Don't move into funds which are generating high return and assuming risk which may not be visible today. If I have to suggest some, short-term fund or growth fixed income fund, I would say, go for the HDFC short-term, Axis short-term, IDFC and L&T short-term. Our next caller is Harish from Faridabad. Harish, a warm welcome to you in Market Mantra. Please ask your question to the expert. नमस्कार सर. नमस्कार. सर मेरे को ये पूछना, जैसे मैंने मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 फंड लेना है और एक मोतीलाल ओसवाल का SM 500 है, तो सर इसके बारे में बताओ कि मैं इन दोनों में से कौन सा बढ़िया रहेगा मेरे लिए. मुझे आपके दोनों फंड का मैं नाम समझ नहीं पाया इस लाइन से. मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 फंड है ना. नैस्डैक 100. ठीक है. और दूसरा मोतीलाल ओसवाल का SM 500. अच्छा, S&P 500. S&P 500. इन दोनों में से अगर किसी फंड में पैसा लगाना हो तो निर्भर करता है. S&P 500 ज्यादा डाइवर्सिफाइड फंड है. इसका मतलब यह है कि यहाँ पे लगाया हुआ आपका पैसा 500 बड़ी कंपनियों में अलग अलग सेक्टर के लगता है. और नैस्डैक पे वो एक दूसरा एक्सचेंज है जहां पर नई कंपनियां लिस्ट होती हैं और खासकर टेक्नोलॉजी कंपनी का वहां पे काफी डोमिनेंस है. वहां की 100 बड़ी कंपनियों का ये इंडेक्स है. तो आपका लगाया हुआ पैसा ज्यादा डाइवर्सिफाइड होता है अगर आप S&P 500 में लगाते हैं ज्यादा, और यहाँ पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है और टेक्नोलॉजी हेवी है. तो अगर आप नैस्डैक 100 में लगाते हैं, भारतीय निवेशक के लिए अगर आपका बाय एंड लार्ज एक इंडियन पोर्टफोलियो है, भारतीय कंपनियों में लगा हुआ, म्यूचुअल फंड के जरिए या कंपनियों में लगा हुआ है, तो नैस्डैक 100 मुझे लगता है कि ज्यादा प्रॉमिसिंग है. वहां पे रिटर्न ज्यादा रहा है उतार चढ़ाव के बावजूद. तो नैस्डैक 100 ज्यादा उतार चढ़ाव दिखाता है और ज्यादा रिटर्न देता है और ऐसी उम्मीद उसके लिए भविष्य में भी. और S&P 500 आपको बेहतर रिटर्न दे पाएगा लेकिन नैस्डैक से कम. सो मे बी उनको क्या दोनों में डिवाइड कर लेना चाहिए, कुछ नैस्डैक 100 में कुछ. मेरी सलाह होगी कि आपका अगर आधा पैसा 3/4 पैसा अगर इंडियन कंपनीज में लगा हुआ है तो 1/4 आपका पैसा या 1/5 या जो भी पैसा आपको उसमें लगाना है वो पूरा पैसा नैस्डैक 100 में लगना चाहिए रिटर्न के प्रॉमिस की वजह से. जी. अगले कॉलर है दिल्ली से कुलभूषण. आपका स्वागत है, सवाल पूछिए. जी सबको नमस्कार. नमस्कार. जी मेरा सवाल ये है कि म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, जैसे ICICI म्यूचुअल फंड है, HDFC म्यूचुअल फंड और UTI म्यूचुअल फंड है, SBI म्यूचुअल फंड, इनकी वेबसाइट है और वेबसाइट के ऊपर हम लॉगिन पासवर्ड से रजिस्टर करवा के वहां से हम SIP या लमसम परचेज म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं. जी. लेकिन क्या डीमेट अकाउंट होना यहाँ पर जरूरी नहीं है? क्या जो आपका अकाउंट मेंटेन होता है आपके लॉगिन ID और पासवर्ड में, वो सब लीगल है और सेफ है? थैंक यू. अधिकतर म्यूचुअल फंड कंपनी आपको ये सुविधा देते हैं कि आप वहां पे जाएं और वो उनके वेबसाइट के जरिए आप उनका म्यूचुअल फंड खरीद पाते हैं. और म्यूचुअल फंड खरीदने का तरीका बड़ा सरल है. एक बार आपका KYC हो जाता है किसी एक फंड को खरीदने के लिए तो दोबारा KYC करने की जरूरत नहीं होती किसी और कंपनी के म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए. तो पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में निवेश करने के लिए केवल पहली बार और एक बार आपको KYC की जरूरत होती है. दूसरा चीज जो जरूरी है कि आपके पास ऑनलाइन बैंक अकाउंट है तो आप कभी भी कर सकते हैं. और जब भी आप किसी कंपनी के वेबसाइट के जरिए आप करते हैं तो वहां पे आपको एक बार रजिस्टर किया जाता है. और अगर आप रजिस्टर नहीं भी कराते हैं तो ये जितनी भी जानकारी है, जो भी आपका अकाउंट स्टेटमेंट है, या आप रजिस्ट्रार के पास से सीधा ले सकते हैं. एक बार आप पैसा लगाते हैं, आपका पैसा आपके अकाउंट से चला जाता है, आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है कि ये पैसा आपने लगाया है और आपके पास ये SMS आ जाता है, मेल आ जाता है, उसके बाद अकाउंट स्टेटमेंट आ जाता है. इससे ज्यादा और जब भी आप निवेश अपना रिडीम करना चाहें तो आप रिडीम कर सकते हैं. इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं. आप खरीदे चाहे वेबसाइट से, बेच आप किसी भी तरह से कर सकते हैं. आप किसी ऐप में, जो कि बहुत सारे ऐप्स आज उपलब्ध हैं जिसके जरिए आप डायरेक्ट प्लान में निवेश करते हैं, वहां पर आपके पुराने निवेश के रिडेम्पशन की भी सुविधा
मुफ्त में उपलब्ध है। इसके अलावा एक म्यूचुअल फंड यूटिलिटी है, अलग अलग कंपनियों का म्यूचुअल फंड खरीदा हुआ आप उसके जरिए खरीद सकते हैं। एक ये म्यूचुअल फंड का कोऑपरेटिव है, एक ट्रेड एसोसिएशन है एमसी, उनका स्पॉन्सर्ड ये इनिशिएटिव है कि आप कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदना हो या कोई भी म्यूचुअल फंड बेचना हो या कोई भी आपको सेवा चाहिए या सारा अकाउंट स्टेटमेंट आपको एक साथ चाहिए या कैपिटल गेन स्टेटमेंट या कोई भी जानकारी चाहिए, तो उसके लिए म्यूचुअल फंड यूटिलिटी में एक अकाउंट खोल करके आप सारे म्यूचुअल फंड का खरीद बेच वहां पे सुविधाजनक तरीके से उपलब्ध है और एक ही जगह पे आपको सारी जानकारी भी मिलती है। तो ये ढेर सारे विकल्प है और म्यूचुअल फंड जिस तरह से बेचा जाता है और जिस तरह से आप खरीदते हैं, ये खरीदने की सुविधा तो बहुत हद तक कमोडिटाइज हो चुकी है। आप कहीं से भी खरीदें, कहीं भी बेचें और ये जानकारी आपके पास एक ही जगह सेंट्रलाइज होता है जो कि आप अलग से भी उपलब्ध है। आप अगर एक बार रिक्वेस्ट करें वहां पे उनके वेबसाइट पे, कैंप पे या कार्विंग पे, तो आपके सारे इन्वेस्टमेंट का एक साथ आपके मेल आईडी पे आपके निवेश के लिए दिया हुआ जो मेल आईडी है और आपके पैन से एग्रीगेट करके आपको मिल जाता है। Our next caller is Alka Singh from Gurugram. Alka ji, a warm welcome to you on the program. Please ask your question. Hi, namaste. Could you please give your opinion on index funds? How do they compare with normal mutual funds, and how should one select an index fund? Thank you. Yeah, index funds, mostly they, as the name says, that they replicate index. The difference between an index fund and an actively managed fund is that, as the name suggests, that they are actively managed. A fund manager is responsible for choosing investments and in the hope that he will be, the whole endeavor of an active fund manager is that he should be able to beat the index. But many a times, many fund managers are unable to beat the index. And beating the index comes with, some price in terms that actively managed funds have a higher expense because there is a person responsible. Running an index fund is pretty straightforward. All the money which the fund gets, an index fund gets, it has to spread just in the ratio, in the weightage of the index. So running an index fund is straightforward, less expensive. And index funds have built a very strong case. If you have to invest in a large cap fund, a fund which invests only in large companies, then index funds have, it is becoming extremely difficult for actively managed large cap funds to beat the index. But I still feel that, a more diversified fund still has greater potential. So, if you want to keep it simple, invest in large companies, invest in an index fund. It is simple, it is low cost. If you want to diversify your money more, invest in a actively managed multi-cap fund, which will be investing, because most index funds available to Indian investors, they are large cap oriented. We don't have, too many. This will actually evolve. But as of now, right now, we only have good large cap index fund options only. Our next caller is Bheem Singh. Bheem Singh, a very warm welcome to you on Market Mantra. Please ask a question to our expert. नमस्कार। नमस्कार जी, पूछिए सवाल। सोनू सूद जी, गुड मॉर्निंग। आप सबको शुभकामनाएं। हाँ जी, धन्यवाद। बताएं क्या पूछना चाहते हैं। पूछना कुछ नहीं है। आई हैव बीन ए डीलर, आई एम एक्सपर्ट इन फॉरेन करेंसी। स्टिल आई हैव डिसाइडेड आफ्टर रिटायरमेंट टू गो इन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर like L&T and FMCG like Britannia. If I am wrong, you can tell me. ये हमारा कार्यक्रम म्यूचुअल फंड पर आधारित है। म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट हमारे साथ है। अगर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए अब चलते हैं। Well, we can certainly ask Dhirendra Kumar about mutual fund where the portfolio consists of FMCG stocks or infrastructure company stocks. So, Dhirendra, what is your opinion on that? My opinion is that, you really don't, most investors don't need if you are investing in a diversified fund, you don't need a sector. The need for a sector fund which invests only in pharma companies or FMCG companies or infrastructure companies, they are not needed because most of those general funds also have that. And general advice to investors who are going to invest and invest regularly and they don't have much orientation towards being very active around it.
they want a low maintenance portfolio. You should simply diversify and invest for a period of time, this 4 to 5 years period of time, because every segment of the market is cyclical. It is cyclical in the sense that something will do well today, it will not do well a bit later, and being diversified ensures that you are able to take care of things with cyclicality well. अगले कॉलर है हरियाणा से जोरावर, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। नमस्कार जी, सोनीपत से जोरावर बोल रहा हूँ जी। मैं धीरेन्द्र जी से 2 सेक्टोरियल फंड, फार्मा सेक्टोरियल फंड 2 सजेस्ट करें, क्या ये मेरी सही सोच है? जिस प्रकार के आज हालात चले हुए हैं, अगले 8-9 महीने या 1 साल तक मैं फार्मा सेक्टोरियल फंड में जाऊँ, या मेरी सोच ठीक है? और 2 अच्छे सेक्टोरियल फंड बताएं। थैंक यू सर। नहीं, सेक्टोरल फंड या तो बहुत अच्छा करते हैं या बहुत खराब करते हैं। आपको ध्यान होगा कि एक सवा साल पहले फार्मा फंड की बड़ी बदहाली दिख रही थी, और उस बदहाली का कारण था कि फार्मा सेक्टर के बारे में बड़ी अनिश्चितता थी। बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको यूएस FDA का से रुकावट थी, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, और पिछले 1 सवा साल में फार्मा फंड का बड़ा बोलबाला रहा है, पैंडेमिक का भी उसमें बड़ा योगदान रहा है, और यहाँ पे जिस तरह का रिटर्न फार्मा फंड में देखा गया है वो काफी खासा अच्छा है। लेकिन इस रिटर्न को देख करके आपको इस तरह के फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप देखें कि फार्मा फंड का 3 साल का सालाना रिटर्न 21% का है, और टेक्नोलॉजी फंड का 27% का है, लेकिन जब आप किसी डाइवर्सिफाइड फंड में पैसा लगाते हैं तो इन दोनों सेक्टर में अच्छा खासा पैसा आपका 15-20% लगा रहता है। तो आम निवेशक को डाइवर्सिफाई करना चाहिए मल्टी कैप फंड के जरिए। हाँ, अगर पैसा लगाना है किसी सेक्टर फंड में जहाँ ज्यादा रिटर्न आपको चाहिए, तो इन दोनों सेक्टर में लगाया जा सकता है। आमतौर पे ये निवेशकों के लिए मेरी सलाह नहीं होती है। और अगर अच्छा फार्मा फंड अगर चूज करना हो तो DSP का फार्मा फंड काफी इंप्रेसिव रहा है। मेरा एसेट का हेल्थ केयर फंड ये एक दूसरा इंप्रेसिव फंड रहा है। और भारत में 3-4 टेक्नोलॉजी फंड भी उपलब्ध हैं, और इसमें सबसे प्रॉमिसिंग जो अभी हाल फिलहाल जो बहुत अच्छा कर रहा है वो है ICICI Pru का टेक्नोलॉजी फंड और टाटा डिजिटल फंड। ICICI Pru टेक्नोलॉजी फंड पिछले 1 साल में 140% इसका रिटर्न रहा है। लगता है कि फार्मा कंपनियों का बोलबाला रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी जो कि बड़ी ही शांति से बड़ी कंपनियां यहाँ पे इनमें भारी वृद्धि देखी गई है। जो सबसे पुअरली परफॉर्मिंग टेक्नोलॉजी फंड है वो भी बढ़ा है 94%, करीब आपका पैसा उसमें दुगना हो गया पिछले 1 साल में। Dhirendra, how important is the reputation of the fund manager in a sector, a specific mutual fund, apart from the brand name of the management investment company that is actually running the fund? How important is the reputation of the portfolio manager, the fund manager? I don't attach great value to the brand of a fund, a brand of a company, because of course I have something where the brand gets established entirely over a period of time by experiencing the return. So if an old fund company have kept away from anything which will erode our confidence in their fund, I think it's fine. Also, I find that the regulations for mutual fund have brought about a far more effective, a very vibrant marketplace, a very well-regulated marketplace where there has not been much of a crisis despite the growth that we have seen. I would say that just be guided by the standard thing, which is performance and consistency of performance. That should be the fundamental driver. That should be the basic yardstick on which investors should choose their fund. मुंबई से आशीष वेट कर रहे हैं काफी देर से। आशीष, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। आशीष, आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद आशीष से अभी कुछ संपर्क में टेक्निकल प्रॉब्लम है, कुछ खबरें हैं उन पर नजर डाल लेते हैं। Let's have a look at our second headline story. Gold imports into the country surged nearly 23% to $34.6 billion in the last fiscal. However,
Silver imports during the fiscal plunged 71% to about $791 million. Meanwhile, gems and jewelry exports declined 27.5% to $26 billion in the same period. India is the largest importer of gold. The country imports nearly 900 tons of gold every year. Dhirendra, how important are gold ETFs at this point with the precious metal prices going up? No, precious metal, particularly gold, it goes up dramatically and it comes down dramatically. And what we have seen is that the initial phase of this whole pandemic, and that is when gold actually did extremely well. But if you look at, what has happened overall, gold is down 5% over the last 1 year, despite the ups and downs. And so gold has increasingly become a very volatile commodity. And I don't look at it as very positively as an asset to grow your money, but I think it is a nice store of value. And so from that standpoint, one should have some allocation to the extent that when there is, when equity assets are in distress, the stock market is in trouble, bonds are in difficulty, gold is able to withstand that. So from that standpoint, gold has the benefit of being completely uncorrelated, and when it adds meaningfully to your diversified portfolio, I would look gold as an insurance to your otherwise diverse portfolio. So consider gold from that point of view, not as a performing asset in your overall portfolio for the long term. मुंबई से आशीष फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, आपका स्वागत है। सवाल पूछें। हेलो जी, सवाल पूछिए। First of all, I would like to thank Mr. Dhirendra for giving such a wide informative on mutual funds. I am a regular listener from your Market Monday. Thank you. Thank you. Do you have a question, Ashish? Please ask. आशीष, आपका कोई क्वेश्चन है? आप पूछना चाहते कुछ? शायद वो उनसे संपर्क फिर टूट गया है। लेते हैं अगली खबर। बिकवाली का दौर जारी रखते हुए विदेशी निवेशकों ने इस महीने अब तक भारतीय पूंजी बाजारों से 4,600 करोड़ रुपए से अधिक की राशि निकाली। डिपॉजिटरीज के आंकड़ों के अनुसार विदेशी निवेशकों ने इक्विटी बाजारों से 4,643 करोड़ रुपए निकाले, लेकिन ऋण बाजारों में सिर्फ 28 करोड़ रुपए का निवेश किया। इसके चलते 1 से 16 अप्रैल की अवधि में कुल शुद्ध निकासी 4,615 करोड़ रुपए रही। गौरतलब है कि मार्च में एफपीआईज ने 17,304 करोड़ रुपए का निवेश किया था। फरवरी में यह निवेश 23,663 करोड़ रुपए रहा और जनवरी में 14,649 करोड़ रुपए। समय बहुत ही कम है। गाजियाबाद से आशु दुग्गल हैं हमारे साथ। आपका स्वागत है। जल्दी से सवाल पूछें। Good evening. A very simple question. If you could guide me for the mutual fund related to metals, like only with dealing with all the metals, I would be interested in deploying my little bit of money into the mutual funds, regular SIPs. Second question is, out of two, which is better, मेरे blue chip fund or मेरे large cap fund? Out of these two funds, if I have to opt for one fund, which would be a better one to go in for? Thank you very much. Have a great day. Thank you. Sorry, I couldn't really decode couldn't make out your first question. He was asking about metal stocks, high beta metal stocks, so that sector. He wanted to know कि metals के लिए कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे रहेंगे। वो मेटल में करना चाहते हैं इन्वेस्ट। ठीक है। नहीं, मेटल में केवल लगाने के लिए कोई स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड उपलब्ध नहीं है जो कि मेटल कंपनी के शेयर में ही केवल पैसा लगाता हो। और मेरा ये एसेट ब्लू चिप और मेरा ये एसेट लार्ज कैप में मुझे बारीकी से अंतर पता नहीं है। मैं इस पे नजर रखूंगा और अगली बार आप ध्यान देकर के इसको बताऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये लार्ज कैप जो ब्लू चिप फंड था वही लार्ज कैप हुआ है। मैं इसके बारे में आपको अगले सप्ताह बताऊंगा। शायद आपका ये जो प्रश्न है उसके बारे में मैं बड़ा क्लियर नहीं हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। समय समाप्त हो रहा है। धीरेन्द्र, आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद। आपका और सभी श्रोताओं का भी इतने उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारा धन्यवाद।
And before we close, a reminder of the headlines. Country's pharma exports jump over 18% to $24 billion in the last fiscal. Gold imports surged 23% to $34.6 billion during the previous fiscal. And foreign portfolio investors pull out over 4,600 crore rupees from the Indian capital market so far in the month of April. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra. Market Mantra.